नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं अतीक अहमद की और उनके नाते सदन की एक परंपरा की। क्या वो कायम रह पाएगी? मेरे जेहन में बार बार एक बात कौंध रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा में जब अगले सत्र की शुरुआत होगी तो पूर्व सदस्य अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी या नहीं? क्या याद में मौन रखा जाएगा? क्या सदन की कार्यवाही श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी जाएगी? आज कुछ इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा होते हुए हमने आमतौर पर देखा है जब नया सत्र होता है और पहला दिन होता है। खैर, इस बीच पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या से कानून की हत्या हुई या नहीं, इस पर बहस जारी है। बहस इस पर भी हो रही है कि अतीक अहमद को कैसे पुकारा जाए, उसके या उनके नाम के आगे क्या रखें, जी लगाया जाए या न लगाया जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर बहस की गुंजाइश नहीं है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं फटाफट। अतीक और अशरफ के साथ ही प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश से या उसके आतंक का कहिए खात्मा हो गया पूरे प्रदेश से। अतीक ने जो बीज बोया था, अंत में उसी फसल को काटना पड़ा। तालीम के बदले बचपन में ही जिस बेटे को हथियार चलाना सिखाया, वो अतीक के जीते जी इनकाउंटर में मारा गया। 2 नाबालिग बच्चे उसके सुधार गृह में हैं, 2 बालिग बेटे जेल में हैं। पत्नी शाइस्ता परवीन अपने माथे पर 50,000 का इनाम लिए दर दर भटक रही है। पुलिस पीछे पड़ी है। ये सारी बातें वो हैं जिसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। दोबारा बता दूं, 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में से कुछ 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है, बाकियों की शिनाख्त होनी बाकी है और कुछ के हो चुके। सूरजकली और पुष्पा जैसी सैकड़ों महिलाओं को सांत्वना मिली है जिनका सुहाग उजड़ गया और कब्जा ली गई जमीन आज तक नहीं मिली, वो लड़ रही हैं आज तक। उमेश पाल की बेवा खुश होगी। उमेश के साथ जो 2 गनर शहीद हुए थे, याद कीजिए, उनके घरों में मातम के बीच थोड़ा सा सुकून मिला है। सुकून इस बात से कि योगी आदित्यनाथ ने जिस माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, आज वो मिट्टी में मिल चुका है, दफन है। शायद उसकी शरीर की हड्डियां अब गल रही होंगी कसारी मसारी के कब्रिस्तान में। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हम आज कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार नहीं समझे, सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग। खैर, ये सब तथ्य हैं, टीवी के पर्दे पर आ चुके हैं, खबरों में छप चुके। अब जरा कुछ उन बिंदुओं पर चलते हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे 10 सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, दोनों बैलेंस करते हुए। पहला सवाल, क्या अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर फर्जी था? यह सवाल चल रहा है, था कि नहीं पता नहीं। दूसरा, असद के इनकाउंटर के बाद अतीक की सिक्योरिटी और बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन मेडिकल के लिए जाने के दौरान लवलेश, सनी और अरुण मौर्य उनको कैसे भून डालते हैं? यह भी एक सवाल। तीसरा सवाल, साबरमती जेल टू प्रयागराज गाड़ी नहीं पलटी, लेकिन मीडिया के वेश में कोई हमला कर सकता है। क्या इस तरह के कुछ ट्वीट पहले नहीं किए गए? यानी मर्डर से पहले अतीक और अशरफ के ट्वीट आए थे सामने। चौथा सवाल, अतीक अशरफ पर हमले के दौरान पुलिस ने काउंटर एक्शन क्यों नहीं किया? यानी हमलावरों को रोकने की कोशिश में गोली क्यों नहीं चलाई? पांचवा सवाल, हमलावरों के खाने के लाले पड़े थे, फिर जिगाना जैसी महंगी पिस्टल किसने दी? क्या अतीक के मर्डर की प्लानिंग बन चुकी थी? छठा सवाल, अतीक ने हत्या की आशंका पहले जता दी थी और अशरफ ने भी, फिर हर दिन मीडिया से उसका साक्षात्कार कराना क्या जरूरी था? छठा सवाल, इस पर गौर कीजिएगा। सातवां सवाल, क्या अतीक अशरफ की हत्या आसमानी न्याय है, जैसा योगी जी के एक मंत्री ने कहा? आठवां, और अगर ऐसा है यानी आसमानी न्याय है, तो धरती पर कायम न्यायिक व्यवस्था से क्या सरकार का ही इकबाल खत्म हो चुका है? यह मौजूद सवाल। नौवां सवाल, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट बनने की तरफ अग्रसर है? पुलिस स्टेट यानी जहां पुलिस तय करती है कि कैसे न्याय मिलेगा, न्यायिक व्यवस्था नहीं करती। और 10वां सवाल, क्या गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा? क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, कहां है पता नहीं, खोज जारी है। अब वो जिंदा पकड़ा जाता है या इनकाउंटर की खबर आती है, ये एक सवाल है।
इन 10 सवालों के बाद ये सोचिए कि क्या बाहुबल और राजनीति का मिलन अतीक के अंत के साथ ही खत्म हो जाएगा? ऐसा होगा क्या देश की पॉलिटिक्स में? गुजरात में पहली महिला डॉन संतोखबेन जडेजा से लेकर बिहार में शहाबुद्दीन तक राजनीति में धौंस और चुनाव जीतने की मशीनरी के तौर पर सफेद पोशों ने जराइम की दुनिया से दोस्ती की और फिर मौका मिलते ही बाहुबली खुद सियासत में दखल देने लगा। ये इतिहास रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अतीक पहला और आखिरी शख्स था। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए कि कैसी जघन्य हत्याएं होती हैं और फिर उससे उभरता है देश का नेता। 5 दिसंबर 1994 गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की मुजफ्फरपुर बिहार में हत्या कर दी जाती है। एक दिन पहले ही डॉन छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी और जनाजे में रेड लाइट गाड़ी दिखती है तो डीएम का मर्डर कर दिया जाता है, मानो कि वो कोई गाजर मूली हो। जिस तरह से कत्ल किया गया, कत्ल करने वाले कौन थे? एक जो विधायक बना, दूसरा आनंद मोहन जो आजीवन कारावास की सजा काटकर अब जेल से निकलने वाला है। इस सजा याफ्ता को गले लगाने के लिए नीतीश कुमार से लेकर उनके दुश्मन सुशील मोदी तक बेकरार हैं। तो ये ऐसा इतिहास रहा है हमारे देश में, जो अपराध की दुनिया के कथित माफिया हैं और जो पॉलिटिक्स में आते हैं। अब देखिए 14 जून 1998 पूर्णिया में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजीत सरकार के जिस्म में 107 गोलियां दागने वाले कौन थे? न्यायिक सिस्टम की खराबी कहिए या पुलिस की लचर जांच, वो रिहा हो गए लेकिन दामन पर खून के छींटे तो रहेंगे ही। आजकल वो आरजेडी और जेडीयू दोनों के इफ्तार में उनका इंतजार होता है। वो ऐसे नेता हैं। कहा जाता है कि किम डेवी ने पुरुलिया के आसमान से जब AK-47 की बरसात की थी, उसी से इस यादव बाहुबली को बल मिला था। तो ऐसा है नहीं कि अतीक अहमद आखिरी था और मुख्तार अंसारी जैसे लोग या शहाबुद्दीन जैसे लोग इस देश में नहीं थे। यह सिलसिला है जो जारी है। याद कीजिए 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो राजन तिवारी, सूरज भान जैसे 1 दर्जन AK-47 धारी सदन पहुंचे थे। और यूपी में मुझे लगता है कि इसी सिलसिले का एक अगला नाम था अतीक अहमद। सबने इस्तेमाल किया, बढ़ाया, गिराया। 1989 में ये अपराधी इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय विधायक बनता है तो क्या होता है? एक सिलसिला बनता है। समाजवादी पार्टी, अपना दल, तमाम कद्दावर नेता उसको आजमाते हैं। वो 5 बार लगातार विधायक बनता है और 2004 में जवाहरलाल नेहरू की फूलपुर सीट से लोकतंत्र के मंदिर में कदम रखता है। सवाल ये है कि 1979 में पहला मर्डर करने वाला शख्स 2014 के चुनाव तक प्रयागराज से लेकर श्रावस्ती तक की जनता के लाखों वोट पाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर वो क्यों ऐसा कर पाता इस सिस्टम में? क्या ये सारे वोट भय से लिए गए? और हाँ, तो क्या ये हमारे सिस्टम की कमजोरी नहीं है? और अब मैं वहां लौटता हूं जहां से शुरुआत हुई थी। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा अतीक आज मिट्टी में दफन है। तो क्या सिर्फ अपराधी के बूते दफन है? हम इस बात को कैसे झुठला सकते हैं कि हमने और आपने अपने वोट से उसे लॉ मेकर यानी कानून निर्माता बनाया? जो सदन में बैठता है, चाहे विधानसभा या लोकसभा, वो लॉ मेकर कहा जाता है। लेकिन वो कानून की मौत नहीं मर सका, इसका मलाल होना चाहिए। यह हम सबके लिए सोचने का विषय है। लेकिन इंतजार रहेगा यूपी विधानसभा और लोकसभा के अगले सत्र के पहले दिन का। देखते हैं पूर्व सदस्यों को याद करने की परंपरा बदलती है, जारी रहती है, या क्या होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।